बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्यवसाय वित्त किसे कहते हैं? व्यवसाय को कोषों की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, व्यवसाय वित्त क्या होता है? व्यवसाय को विभिन्न कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, जिसे व्यवसाय वित्त या व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। ये कार्य क्या होते हैं? व्यवसाय की स्थापना पर आपको स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती है। व्यवसाय के चलने पर आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। आपको व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। यही धन व्यावसायिक वित्त कहलाता है। आइए देख लेते हैं। व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त को इसीलिए व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा जाता है। व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। व्यवसाय के कोषों की आवश्यकता, वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ के निर्णय के समय ही पैदा हो जाती है। संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य संपत्तियों को खरीदने हेतु उसे धन की आवश्यकता होती है। कुछ कोष की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए होती है, जैसे कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों का वेतन आदि। जब व्यवसाय को बढ़ाना होता है, उसका विस्तार करना होता है, विकास करना होता है, तब भी धन की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि वित्त जुटाने के स्रोतों की सूची बनाइए। दीर्घ अवधि मतलब 5 वर्ष से अधिक की अवधि, अल्प अवधि जो कि 1 वर्ष से कम की अवधि होती है। इसके लिए किन वित्त के स्रोतों से धन एकत्र किया जा सकता है? अवधि के आधार पर वित्त के स्रोत: दीर्घ अवधि, समता अंश, संचित आय, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अल्प अवधि के लिए व्यापार साख, आड़त, बैंक और वाणिज्यिक पत्र के द्वारा धन एकत्र किया जा सकता है, वित्त प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कोष जुटाने के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों में क्या अंतर है? किन किन आंतरिक और बाह्य स्रोतों से धन जुटाया जा सकता है, उनमें क्या अंतर है, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। आंतरिक स्रोत वे हैं जो संगठन में से ही जुटाए जाते हैं। कोष के बाह्य स्रोतों में संगठन से बाहर के स्रोत जैसे आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता एवं निवेशकर्ता सम्मिलित होते हैं। व्यवसाय प्राप्य बिलों की वसूली की रफ्तार बढ़ाने, अतिरिक्त स्टॉक को बेचने एवं अपने लाभों के पुनः विनियोग के द्वारा आंतरिक कोष पैदा कर सकते हैं। यह आंतरिक कोष पैदा करने के तरीके कौन कौन से बच्चों? व्यवसाय के प्राप्य बिलों की वसूली जल्दी से जल्दी हो, साथ ही जो अतिरिक्त स्टॉक है उसको जल्दी बेचकर, और संचित आय जो लाभों का पुनः विनियोग होता है उसके द्वारा क्या है, धन प्राप्त किया जाता है आंतरिक स्रोत के अंतर्गत। ऋण पत्रों का निर्गमन, वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लेना एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार करना पूंजी के बाह्य स्रोत होते हैं। आंतरिक स्रोत, कोषों के आंतरिक स्रोत व्यवसाय की सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं, और जो आंतरिक स्रोत होते हैं उनसे केवल सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जा सकती है। जब भी बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित करनी होती है तब आमतौर पर बाह्य स्रोतों का ही उपयोग किया जाता है। आंतरिक स्रोत से पूंजी जुटाना कम खर्चीला होता है। चूंकि ये आंतरिक स्रोत होते हैं, संगठन अपने अंदर से ही धन एकत्र करता है, तो इन्हें जुटाना कम खर्चीला होता है, जबकि बाह्य स्रोत से धन एकत्र करना बहुत खर्चीला होता है। बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाना अधिक खर्चीला होता है। बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाने के लिए अपनी परिसंपत्तियों को गिरवी रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, पूर्वाधिकार अंशधारकों को कौन कौन से पूर्वाधिकार प्राप्त हैं? देखिए, पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों से कुछ अधिकार अधिक दिए हुए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं देखते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारकों को प्राप्त पूर्वाधिकार: कंपनी के शुद्ध लाभ में से समता अंशधारकों के लिए लाभांश घोषित करने से पूर्व स्थिर दर से लाभांश प्राप्त करना। पहला अधिकार क्या है? समता अंशधारकों को लाभांश देने से पहले स्थिर दर से इन्हें लाभांश प्राप्त
होता है। दूसरा, समापन के समय कंपनी के लेनदारों के दावों का भुगतान कर देने के पश्चात पूंजी की वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। सभी लेनदारों के दावों का भुगतान आपने कर दिया, उसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारकों को उनकी पूंजी लौटाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, किन्हीं 3 विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के नाम दीजिए एवं उनके उद्देश्य भी बताइए। आइए बच्चों देखते हैं। भारत के विशिष्ट वित्तीय संस्थान, पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत जुलाई 1948 में एक संवैधानिक निगम के रूप में हुई। इसके उद्देश्य जो हैं, संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना, देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, इसके लिए यह उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना, साथ ही नए उद्यमियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है। दूसरा है राज्य वित्त निगम SFC। राज्य वित्त निगम प्राधिनियम 1951 में राज्य सरकारों द्वारा इनकी स्थापना की गई और इनके जो उद्देश्य हैं वह है उन औद्योगिक इकाइयों को मध्य एवं अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराना जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र से बाहर हैं। जो प्राथमिकता प्राप्त जो इकाइयां हैं उनके बाहर की जो अन्य इकाइयां हैं उनको यह अल्प अवधि व मध्य अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। राज्य में स्थित सार्वजनिक कंपनियों, निजी कंपनियों, साझेदारी फर्में एवं एकल स्वामित्व इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ICICI। स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हुई और इसके जो उद्देश्य हैं वह है केवल निजी क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करना। केवल निजी उपक्रमों को सहायता प्रदान करने का कार्य यह करता है। देश के अंदर विदेशी पूंजी के भाग लेने को भी प्रोत्साहित करता है और देश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश हो इसके लिए भी यह क्या है, कार्य करता है। छठा प्रश्न, GDR एवं ADR में क्या अंतर है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या अंतर है, समझाइए। पहला अंतर देखिए, GDR अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी करेंसी में कोष एकत्रित करने के लिए विदेशों में जारी विलेख है। ये विदेशों में जारी विलेख होता है, ज़्यादातर यूरोप के देशों में इसे जारी किया जाता है। अमेरिका में किसी कंपनी द्वारा जारी जमा रसीद को अमेरिकी जमा रसीद कहते हैं। किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिका में जाकर कोई जमा रसीद जब जारी करवाई जाती है तो उसे अमेरिकी जमा रसीद कहा जाता है। GDR किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन कराया गया है वह उसमें इसका क्रय विक्रय होता है। GDR का क्रय विक्रय विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में होगा और वहीं पर इसका सूचीयन भी होता है। अमेरिकन जमा रसीद का अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीयन होता है और वहीं पर इनका क्रय विक्रय भी किया जाता है और केवल अमेरिका के लोगों को ही इसका क्रय विक्रय किया जाता है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, इनके उत्तर लंबे होते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, व्यापारिक साख एवं बैंक साख को व्यावसायिक इकाइयों के अल्प अवधि वित्त के स्रोत के रूप में समझाइए। जो व्यापारिक साख है और बैंक साख है वो अल्प अवधि वित्त के स्रोत के रूप में है, इसे यहाँ समझाना है। व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा को कहते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को वस्तुएं और सेवाओं के बदले में उधार सुविधा देता है क्रय करने पर। व्यापारिक साख बिना तुरंत भुगतान किए माल की आपूर्ति को संभव बनाता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से माल ले रहा है लेकिन भुगतान अभी नहीं कर रहा है, वह उसका भुगतान कुछ समय पश्चात करेगा। लाभ, व्यापारिक साख कोषों का सुविधाजनक एवं सतत स्रोत है। यदि ग्राहक की साख की स्थिति का विक्रेता को ज्ञान हो तो व्यापारिक साख तुरंत मिल जाती है। व्यापारिक साख संगठन की बिक्री को बढ़ाती है।
कोई संगठन निकट भविष्य में बिक्री में संभावित वृद्धि की आपूर्ति के लिए भंडार स्तर में वृद्धि करना चाहता है तो वह इसके वित्तीयन के लिए व्यापारिक साख का प्रयोग कर सकता है। इसका संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है बच्चों। व्यापारिक साख की आसान एवं लोचपूर्ण सुविधाओं के मिलने से फर्म का जोखिम बढ़ता है। फर्म लापरवाह हो जाती है और इसका उपयोग करके वो अपने व्यवसाय को बहुत बढ़ा लेती है और उसे जब व्यापारिक साख लौटानी होती है तब उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक साख के माध्यम से सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं और इस माध्यम से केवल सीमित कोष ही जुटा सकती है कोई भी फर्म। धन एकत्रित करने के अधिकांश स्रोतों की तुलना में यह खर्चीला स्रोत होता है, क्योंकि इसमें व्यापारिक साख एक व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर मिलता है कि अगर व्यवसाय अच्छा है, उसको समय पर भुगतान किया जाता रहेगा तो ही व्यापारिक साख आपको मिलती रहेगी। बैंक साख। वाणिज्यिक बैंक विभिन्न उद्देश्यों एवं पृथक समय अवधि के लिए धन प्रदान करते हैं। बैंक हर प्रकार की फर्मों को अनेकों ढंगों से ऋण देते हैं, जैसे नकद, साख, अधिविकर्ष, आवधिक ऋण, विपत्रों का क्रय भुनाना एवं साख पत्र जारी करना के माध्यम से वो वित्त प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऋण को या तो इकट्ठा चुकाया जाता है या किस्तों में चुका सकते हैं। देखिए, जो बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है उसको किस्तों में भी लौटा सकते हैं, एक साथ भी आप लौटा सकते हैं। बैंक व्यवसाय को धन की आवश्यकता होने पर धन उपलब्ध कराकर सहायता करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यवसाय को जब भी धन की आवश्यकता होती है तब वह बैंक से धन प्राप्त कर सकता है। बैंकों द्वारा जानकारी को गुप्त रखा जाता है और व्यवसाय जो भी जानकारी बैंक को देगा बैंक उसे गुप्त रखता है। यह एक सुगम प्रणाली है क्योंकि बैंकों से ऋण लेने के लिए विवरण पत्र एवं अभिगोपन आदि का निर्गमन नहीं किया जाता। देखिए, बैंक से ऋण लेने के लिए न तो किसी प्रकार का अभिगोपन करना होता है, न ही कोई विवरण पत्र जारी करना होता है। यह एक वित्त का लचीला स्रोत है क्योंकि इसे आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। इससे कोष छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध होते हैं। इसकी अवधि को बढ़ाना या फिर इसका नवीनीकरण अनिश्चित एवं कठिन होता है। इससे धन प्राप्त करना कुछ जटिल हो जाता है। बैंक ऋण कठिन शर्तों के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे बंधक रखे गए माल की बिक्री पर रोक लगाना। आपको बैंक से ऋण लेने के लिए कुछ न कुछ परिसंपत्ति गिरवी रखनी होती है और बैंक उस पर किसी न किसी प्रकार की रोक लगा सकता है। अगला प्रश्न है नंबर 2, आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए वित्तीयन हेतु एक बड़ी औद्योगिक इकाई किन स्रोतों से पूंजी जुटा सकती है, उन पर चर्चा कीजिए। एक बड़ी औद्योगिक इकाई को विस्तार करना है और आधुनिकीकरण करना है तो वह किस वित्त के स्रोत का चयन करे, इस प्रश्न में पूछा गया है। आइए देखते हैं। एक बड़ी औद्योगिक इकाई अग्र दीर्घकालीन स्रोतों से आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए वित्त प्राप्त कर सकती है। देखिए, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालीन स्रोतों से ही धन प्राप्त करना होता है। और ये स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? ऋण पत्र। ऋण पत्र भी लंबी अवधि ऋणगत पूंजी एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण विलेख होता है। एक व्यावसायिक कंपनी ऋण पत्र जारी कर कोष जुटा सकती है। एक व्यावसायिक फर्म जो है ऋण पत्र जारी करके धन एकत्र कर सकती है। अंशों के निर्गमन के द्वारा लंबी अवधि के लिए वित्त प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन अंशों का निर्गमन करना है। लंबी अवधि के लिए अंशों के निर्गमन द्वारा भी वित्त प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक जमा। एक बड़ी औद्योगिक इकाई अपने आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए सार्वजनिक जमा के रूप में भी वित्त प्राप्त कर सकती है। आप जनता को सीधे आमंत्रित कर सकते हैं धन देने के लिए। संचित आय। शुद्ध आय के एक भाग को व्यवसाय में भविष्य में उपयोग के लिए संचित कर लेती है। इसे संचित आय या लाभ का पुनः विनियोग कहा जाता है। देखिए, इसके माध्यम से भी कई औद्योगिक इकाइयां अपने आधुनिकीकरण का कार्य करती हैं। अचानक जो आवश्यकता होती है उसे ये पूरा कर लेती हैं। संस्थागत वित्त। बड़ी औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक वित्त निगम,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम इत्यादि ये संस्थाएं जोखिम पूंजी व ऋण पूंजी दोनों प्रदान करती हैं। इसके द्वारा भी बड़ी औद्योगिक इकाई धन प्राप्त कर सकती है। बैंकों से सावधिक ऋण, देश में राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, राष्ट्रीयकरण बैंक आजकल औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक संस्थाओं को दीर्घ अवधि के लिए उनके आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए ऋण प्रदान करते हैं। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए हैं, जिनका सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, वे बैंक अब दीर्घ अवधि के लिए ऋण देने लगे हैं। आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्य के लिए ऋण भी देने लगे हैं। अगला प्रश्न है, डिबेंचरों के निर्गमनों के समता अंशों के निर्गमन से हटकर क्या लाभ हैं? देखिए, डिबेंचर का जो निर्गमन किया जाता है उसका क्या लाभ है, यहाँ पूछा गया है। डिबेंचरों ऋण पत्रों के निर्गमनों के समता अंशों के निर्गमन से हटकर प्राप्त होने वाले लाभ। पहला, निवेशकों की पहली पसंद। देखिए, डिबेंचरों से स्थिर आय प्राप्त होती है, इसलिए निवेशकों की ये पहली पसंद होते हैं। स्थिर आय प्राप्त करने के लिए डिबेंचर निवेशकों की पहली पसंद मानी जाती है। बिक्री एवं आय स्थिर। डिबेंचरों का निर्गमन उस स्थिति में अधिक उपयुक्त रहता है जब बिक्री एवं आय स्थिर होती है। जब किसी व्यवसाय की बिक्री और आय स्थिर होती है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो डिबेंचरों का निर्गमन बहुत अच्छा होता है। स्थिर प्रभाव कोष एवं लाभ में भागीदारी नहीं। देखिए, जो डिबेंचर होते हैं इनका स्थिर प्रभाव कोष होता है, साथ ही इनका लाभ में भागीदारी भी नहीं दी जाती है। समता अंशों के स्थान पर डिबेंचर स्थिर प्रभाव कोष होते हैं एवं यह कंपनी के लाभ में भी भागीदार नहीं होते हैं। प्रबंध पर नियंत्रण नहीं। डिबेंचर धारकों का समता अंश धारकों के समान प्रबंध पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब व्यावसायिक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो ऋण पत्र धारकों को मताधिकार नहीं प्राप्त होता है, इसलिए उनका नियंत्रण भी नहीं होता है। कम खर्चीला। डिबेंचरों के माध्यम से वित्तीयन कम खर्चीला होता है, क्योंकि डिबेंचरों पर जो ब्याज दिया जाता है वह कर निर्धारण के लिए आय में से घटाया जाता है। देखिए, इस पर जो ब्याज देते हैं वह आयकर में छूट के लिए भी घटाया जाता है। निवेशकों का प्रतिफल निश्चित। डिबेंचर धारकों को प्रतिफल निश्चित होता है, उसमें कमी नहीं होती है। तो निवेशक जो होते हैं वो इस माध्यम से धन देने में रुचि लेते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता रहता है। पूर्व डिबेंचर धारकों पर कोई प्रभाव नहीं। जब भी नए ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तब पुराने ऋण पत्र धारकों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतिरिक्त डिबेंचरों का निर्गमन करने से वर्तमान डिबेंचर धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निवेशकों की जोखिम कम। देखिए, जो निवेशक होते हैं उनकी जोखिम भी कम होती है। डिबेंचरों में जोखिम कम होती है क्योंकि इन्हें तो नियमित रूप से ब्याज प्राप्त होता रहता है, इन्हें तो नियमित रूप से क्या है, धन प्राप्त होता रहता है, तो इनकी जोखिम भी कम होती है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जमा एवं संचित आय के व्यावसायिक वित्त की प्रणालियों के रूप में गुण एवं दोषों को बताइए। आइए देखते हैं। सार्वजनिक जमा। जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। एक संगठन सीधे जनता को धन जमा करने के लिए आमंत्रित करते हैं और जनता भी, चूंकि उन्हें बैंक में धन जमा करने से अधिक ब्याज यहाँ प्राप्त होता है, बैंक में जो ब्याज मिलता उससे ज़्यादा ब्याज सार्वजनिक जमा के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रहा होता है, इसलिए वो भी अपनी जमा पूंजी सार्वजनिक जमा के रूप में फर्मों के अंदर लगाते हैं। सार्वजनिक जमा पर साधारणतया बैंक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ऊंचे दर से ब्याज दिया जाता है। सार्वजनिक जमा व्यवसाय की मध्य एवं लघु अवधि दोनों वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। यह मध्य और लघु अवधि आवश्यकता की पूर्ति करती है। गुण। जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है। देखिए, सार्वजनिक जमा के माध्यम से धन एकत्र करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋणों की लागत से कम
होता है। गए सार्वजनिक जमा आमतौर पर कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार नहीं है। देखिए किसी भी परिसंपत्ति को न तो गिरवी रखना होता है न जमानत पर रखना होता है, इसलिए इनका कोई भी प्रभार परिसंपत्तियों पर नहीं पड़ता है। घ जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता और इनके पास अंशधारकों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है। अंशधारक वोट दे सकते हैं, प्रबंधन में नियंत्रण उनका होता है, जबकि सार्वजनिक जमा के माध्यम से धन जमा कराने वालों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता। दोष, नई कंपनियों के लिए सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष जुटाना कठिन होता है। देखिए प्रतिष्ठित कंपनियां ही इस माध्यम से धन आसानी से एकत्र कर लेती हैं, क्योंकि जनता उन्हीं कंपनियों में धन लगाती है जो कि प्रतिष्ठित होती है, जिनकी साख अच्छी होती है। वित्त प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं। देखिए जब धन की आवश्यकता हो उस समय जनता धन लगाए, यह जरूरी नहीं है, इसलिए प्रबंधन इसे विश्वास योग्य स्रोत नहीं मानता है। सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है तब जब जमा की राशि बड़ी मात्रा में हो। जब जमा की राशि बहुत अधिक मात्रा में है, जब अधिक मात्रा में धन प्राप्त करना हो, तब यह विश्वास योग्य स्रोत नहीं होता, क्योंकि इससे धन जुटाना कठिन हो जाता है। संचित आय, देखिए संचित आय क्या है? शुद्ध आय का एक भाग जो व्यवसाय के लाभों में से भविष्य में उपयोग के लिए बचाकर रख लिया जाता है। शुद्ध आय के एक भाग को व्यवसाय में भविष्य में उपयोग के लिए संचित कर लेती है। इसे संचित आय या स्वयं वित्तीयकरण अथवा लाभ का पुनः विनियोग कहते हैं। इसे लाभ का पुनः विनियोग भी कहा जाता है, क्योंकि लाभों में से कुछ हिस्सा व्यवसाय क्या है अपने भविष्य में उपयोग के लिए रख लेता है, तो यह लाभों का पुनः विनियोग होता है। लाभ का बाद में उपयोग करना होता है। गुण, संचित आय किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत है। लाभ होने पर संचित आय प्राप्त की जा सकती है। संचित आय को ब्याज, लाभांश अथवा अतिरिक्त लागत के रूप में कोई व्यय नहीं करना पड़ता। इस माध्यम से धन एकत्र करने के लिए न तो लाभांश देना होगा, न ब्याज देना होगा, न ही कोई धन खर्च करना होता है। चूंकि पूंजी आंतरिक स्रोतों से जुटाई गई है, अतः संचालन एवं स्वतंत्रता की लोचपूर्णता अधिक होती है। दोष, सीमा से अधिक लाभ का पुनः निवेश के कारण अंशधारकों में असंतोष हो सकता है, क्योंकि अब उनको उपार्जित लाभ में से कम लाभांश मिलता है। उनका लाभांश जो हो जाएगा वो कम हो जाता है, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ जाता है। व्यवसाय के लाभों की अस्थिरता के कारण यह पूंजी का अनिश्चित स्रोत है। लाभ कभी तो हो रहे हैं और कभी हानि हो रही है, ऐसी स्थिति में यह अनिश्चित स्रोत होता है। इस पूंजी के संयोग लागत को बहुत सी फर्म मान्यता नहीं देती, क्योंकि इससे कोषों का अनुपयुक्त उपयोग हो सकता है, इसलिए कई फर्म प्रबंधक इसे मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन में उपयुक्त होने वाले वित्तीय उपकरणों पर चर्चा कीजिए। आइए देखें। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन अर्थव्यवस्था में खुलेपन एवं व्यावसायिक संगठनों के कार्य प्रचलन के वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां विश्व पूंजी बाजार से कोष जुटा सकती हैं। भारतीय कंपनियां जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरी तो उन्हें विदेशी पूंजी की आवश्यकता हुई और उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन का सहारा लेना पड़ा। वाणिज्यिक बैंक, पूरे विश्व में वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देते हैं। उदाहरणार्थ स्टैंडर्ड चार्टर्ड भारतीय उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वह भारतीय उद्योगों को विदेशी मुद्रा में ऋण देने का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक, देखिए ये विकसित देशों के द्वारा स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थापित किए गए। यह विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि एवं मध्य अवधि ऋण एवं अनुदान देते हैं। ये ऋण भी देते हैं और अनुदान भी देते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए। इनमें प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एक्सिम बैंक एवं एशियन विकास बैंक, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, देखिए इसके माध्यम से भी कई भारतीय कंपनियां विदेशी पूंजी एकत्र कर रही है। GDR, ADR, FCCBs के माध्यम से
भारतीय कंपनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करती है और आईडीआर के माध्यम से विदेशी कंपनी भारतीय मुद्रा प्राप्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद जीडीआर कंपनी के स्थानीय करेंसी शेयर जमा बैंक को सौंप दिए जाते हैं। जमा बैंक इन शेयरों के बदले में जमा रसीद जारी कर देते हैं। इन जमा रसीदों को अमेरिकी डॉलरों में अंकित करने पर यह अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है। कई भारतीय कंपनियों जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो एवं आईसीआईसीआई ने जीडीआर जारी कर धन एकत्रित किया है। अमेरिकन जमा रसीद एडीआर्स अमेरिका में किसी कंपनी द्वारा जारी जमा रसीद को अमेरिकी जमा रसीद कहते हैं। एडीआर अमेरिका के बाजारों में निर्मित प्रतिभूतियों के समान खरीदे बेचे जाते हैं। अमेरिका के लोगों द्वारा ही खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। साथ ही वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में इनका सूचीयन करवाया जाता है। भारतीय न्यासी रसीद आईडीआर भारतीय न्यासी रसीद भारतीय करेंसी में पारित किया गया एक वित्तीय प्रपत्र है। कोई भी विदेशी कंपनी आईडीआर जारी करवा सकती है। भारतीय शेयर बाजार में वर्ष 2010 में सर्वप्रथम आईडीआर निर्गमित करने वाली कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी है। देखिए, यह पहली कंपनी है जिसने 2010 में आईडीआर निर्गमित किए थे। विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्ड FCCBs यह समता अंशों से जुड़ी ऋण प्रतिभूति होती है जिन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर समता अथवा जमा रसीदों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, इसे निश्चित समय अवधि के पश्चात समता अंशों में भी परिवर्तित किया जा सकता है और जमा रसीदों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, वाणिज्यिक प्रपत्र किसे कहते हैं? इसके लाभ व सीमाएं क्या है? वाणिज्यिक प्रपत्र पत्र यह अल्प अवधि वित्त का स्रोत है। यह 90 दिन से 364 दिन तक की हो सकती है। वाणिज्यिक पत्र किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र होता है जिस पर कोई जमानत नहीं देनी होती है। एक अच्छी साख वाली फर्में ही वाणिज्यिक पत्र को जारी कर सकती है। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र में आता है। लाभ, इसके क्या लाभ हैं? वाणिज्यिक पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जाता है। बिना किसी जमानत के इसे बेचा जा सकता है। यह एक स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय विलेख होता है, इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है। इसका आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। जिसके पास यह होगा वही इसका धारक कहलाता है। अन्य स्रोतों की तुलना में इससे अधिक कोष कम लागत पर जुटाए जा सकते हैं। देखिए, अधिक कोष कम लागत पर इससे जुटा सकते हैं। कंपनियां अपने अतिरिक्त कोष को वाणिज्यिक पत्र में लगाकर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकती हैं। कई कंपनियां भी अपना जो अतिरिक्त लाभ होता है उसको इसमें लगाकर और अधिक कोष प्राप्त कर सकती है और अधिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। परिपक्व हो रहे वाणिज्यिक पत्र का भुगतान नए वाणिज्यिक पत्र को बेचकर किया जा सकता है। देखिए, यदि कोई वाणिज्यिक पत्र परिपक्व हो रहे हैं तो नया वाणिज्यिक पत्र क्या है, जारी करके उसका भुगतान किया जा सकता है। सीमाएं, वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं उच्च कोटि वाली फर्में ही धन जुटा सकती हैं। जो अच्छी वित्तीय स्थिति में है फर्में और जो उच्च कोटि की फर्में हैं वो ही इसके माध्यम से धन एकत्र कर सकती हैं। वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक सीमित होती है। देखिए, वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से आप कितनी धनराशि जुटाएंगे ये आपूर्तिकर्ता यानी जो आपको धन देगा उसके पास मौजूद रोकड़ पर निर्भर करता है। वाणिज्यिक पत्र वित्तीयन का एक व्यक्तिगत साधन होता है। यदि आपकी फर्म वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है तो वाणिज्यिक पत्र का शोधन नहीं कर पाती, वित्तीय कठिनाई से जूझ रही है, वह वाणिज्यिक पत्रों का शोधन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक पत्रों की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वो नए वाणिज्यिक पत्र बेचकर पुराने वाणिज्यिक पत्रों का भुगतान नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति कठिन है। तो यह भी इसकी बहुत बड़ी सीमा है। बच्चों, आज हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर देखे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।